स्लाइड विजिबल है? यस सर। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन, दो वर्ड होते हैं, आपने हिंदी में तो मुझे आइडिया नहीं है। एक एलिमिनेशन, एक एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन होता है किसी ड्रग को, किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को उस जगह से हटाना। मान लो कोई चीज ब्लड में आ गई है और ब्लड से उस जगह को हटाना है, बाहर करना है। ब्लड से बाहर करना, बॉडी से बाहर करने की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लड से बाहर करना है, उस चीज को डिटॉक्सिफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, दैट इज एलिमिनेशन। और जब उसको बॉडी से ही बाहर कर देते हैं, वो है एक्सक्रीशन। तो बॉडी से बाहर करने के जो सिस्टम है वो हमारे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स। लंग्स मतलब ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अलग से पढ़ चुके हैं, बट लंग्स के थ्रू जो चीजें बॉडी से बाहर निकलती हैं, वहां जो लंग्स रोल प्ले करते हैं, तो वो लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। स्किन, स्किन अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, अपना इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्वमेंट है इसका, बट स्किन के थ्रू जो चीजें बाहर निकलती हैं, इसलिए स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनता है। लीवर, लीवर बहुत सी चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है, उनको मेटाबोलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और फिर उसका सारा चीज मिला के अपने ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। तो वो चीजें आगे घूम फिर के किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर निकलती हैं, तो ये भी उसमें रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। जब हम किडनी और यूरिन का बाहर निकलना, इस सारे प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसको बहुत सी बुक्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है, बट दैट इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिन की फॉर्मेशन और यूरिन का बाहर निकलना, वो है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम, लंग्स, स्किन, लीवर, और कुछ जगह पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसको पढ़ेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्किन, लंग्स एंड यूरिनरी सिस्टम, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनते हैं। हाँ, ये यहाँ पे शो कर रखा है। स्किन, लंग्स, लिवर, ये सारा का सारा बना अपना यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी है, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, फिर आगे इससे यूरिन बाहर निकल जाएगा, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है तो हम उसमें पढ़ रहे थे ना कि सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें ये एक पूरा सिस्टम अलग से आता है, यूरिनरी सिस्टम। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, डिटॉक्सिफाई करती है और ब्रेक डाउन करती है डिफरेंट केमिकल्स को, और ये बाइल प्रोड्यूस करती है। एक मिनट होल्ड करना। हेलो जी मैडम, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास कर रहा हूँ मैडम, क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको। एचओडी का कॉल आ गया था। हाँ, एक मिनट से कोई काम कर रहा है। बॉडी की ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये डिफरेंट केमिकल्स का ब्रेक डाउन करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। इस डिटॉक्सिफिकेशन को, ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उनको मेटाबॉलिज्म करती है उनका, और बाइल प्रोड्यूस करती है, जो बाइल आगे जाके डिफरेंट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है। लंग्स, लंग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेना देना, जैसे सीधा समझिए, जैसे किसी ने शराब पी होती है,
और उसकी स्मेल मतलब उसके रेस्पिरेशन से हमें पता चल जाता है कि इसने भाई शराब पी रखी है। वो क्यों पता चलता है? जब उसने पी थी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया था, वो तो माउथ के थ्रू इनटेक हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, बट लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास जो ऐसे ब्लड की मूवमेंट चलती है और डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज होता है, उस गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ डिफरेंट केमिकल्स का भी एक्सचेंज होता है। अल्कोहल का एक्सचेंज हुआ और वो अल्कोहल के एक्सचेंज से, जैसे उसने इंजेस्ट किया, उसके बाद ब्लड में अल्कोहल चला गया, वो ब्लड जब एल्वियोलाई के पास आया, यहाँ पे एल्वियोलाई के पास आया, उस ब्लड से अल्कोहल इधर डिफ्यूज हो गया एल्वियोलाई में, और ये हमारे एक्सहेलेशन से जब हम सांस बाहर निकालते हैं, उस सांस के थ्रू वो अल्कोहल बाहर निकला। तो वाटर वेपर्स, अल्कोहल्स, डिफरेंट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, उनका जो डिफ्यूजन होता है यहाँ पे एल्वियोलाई में, उसकी वजह से सांस में वो चीजें बाहर निकलती हैं, एक्सक्रीशन होता है। तो उस एक्सक्रीशन की वजह से हमें पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। और वो डिफरेंट जो, जैसे रोड्स पे वो बहुत से लेके भी खड़े होते हैं ना, कि वो उसके मुंह से हवा लगवा के देखते हैं कि अभी ड्राइविंग के दौरान आप ये यूज तो नहीं कर रहे अल्कोहल। तो इस तरीके से वो, तो ये ज्वाइन करने वाले इतनी देर तक चलते रहते हैं। तो उस तरीके से लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनते हैं। फिल्टर आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक बार रिपीट करना सेम प्रोसेस। हाँ, अल्कोहल कंज्यूम किया, कंजम्पशन के बाद अल्कोहल ब्लड में जाता है। जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो भी फाइनली डिजोल्व होके ब्लड में जाती हैं। बाहर का जो पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल, वो ब्लड में जाता है। तो ऐसी मैक्सिमम चीजें ब्लड में जाती हैं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करती हैं। मेडिसिन का इफेक्ट भी इसीलिए आता है कि ब्लड में मिक्स हुई और ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल कर गई। एल्कोहल का इफेक्ट भी इसीलिए आता है कि ब्लड में मिक्स हुआ और उसके थ्रू वो ट्रेवल करता है। और ये मतलब कॉमन पार्ट, सभी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्कोहल के जैसे मान लो अगर थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम किया तो इफेक्ट नहीं आता है, फिर थोड़ा सा जैसे जैसे अल्कोहल की अमाउंट बढ़ाते रहते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो शुरू में कहते हैं कि भाई जैसे एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, फिर उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, फिर इवन की उसकी स्पीच भी ब्लड हो जाती है, ठीक से बोल नहीं पाता। थोड़े टाइम और ज्यादा अमाउंट लेता है तो उसकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी हिल जाता है। तो ये सब जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही कोई और दवाइयां जो हम ले रहे हैं उनका अमाउंट इंक्रीज होता है तो साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब जाके बॉडी उसमें ब्लड में मिक्स होके वो अमाउंट ट्रेवल करती है और बॉडी के डिफरेंट साइट्स हैं, उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, वहां पे जाके वो केमिकल बाइंड करता है और उसकी वजह से इफेक्ट आते हैं। तो जैसे जैसे उसका अमाउंट इंक्रीज होता है तो इफेक्ट्स इंक्रीज होते रहते हैं, नॉर्मल इफेक्ट से साइड इफेक्ट पे चला जाता है। तो वो जब ब्लड यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए इसके पास आता है, बॉडी का जितना भी ब्लड है घूम फिर के लंग्स के पास आएगा और वो एल्वियोलाई के पास आएगा। उस एल्वियोलाई में उसका डिफ्यूजन होना है, CO2 इसमें जाती है, O2 ब्लड में जाती है। तो ऐसे उस CO2 और O2 के एक्सचेंज के साथ साथ अदर जो वेपर्स हैं, डिफरेंट अदर गैसेस हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन भी होता है। और उस डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन में एल्कोहल एल्वियोलाई में आ जाता है, जो सांस एक्सपायरेशन के दौरान वो बाहर निकलती है एयर। हमने सांस अंदर ली, आई, वो ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, उस से वो डिफरेंट जो चीजें वो एल्वियोलाई में आई, उसको सांस को बाहर छोड़ते हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी रोल प्ले किया उसने। जो डिफरेंट केमिकल्स थे, CO2 थी,
और अदर वाटर वेपर्स या अदर गैसेस वो एल्वियोलाई में आए, लंग्स में आए, और लंग्स के थ्रू वो फिर बाहर हमने निकाल दिए। तो इस मेथड से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट करता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या अदर चीजें, अल्कोहल का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि ये सब चीज, मतलब ये वाला पार्ट सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। किसी भी बंदे ने दारू पी होती है तो हमारे पास बैठता है तो हमने एकदम से पता चलता है, क्यों? क्योंकि उसके सांस में अल्कोहल आ रहा होता है। तो उस तरीके से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल प्ले करता है। फाइन। जी सर, थैंक यू। हाँ। तो
आया या सेल्स की तरफ से जो फ्लूइड आया वो चला गया लिम्फेटिक सिस्टम में, और उस फाइन नेटवर्क से, कैपिलरीज के फाइन नेटवर्क से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चला गया सेल को, और उसका वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और CO2 वो चली गई इधर वेन्यूल्स में। तो वो वेन्यूल्स की तरफ कलेक्ट होते रहेंगे, यानी कि ये लेने वाला सिस्टम है, और जो कैपिलरीज हैं वो देने वाला सिस्टम है। वो एनरिच्ड होती हैं न्यूट्रिएंट्स में और O2 में। तो न्यूट्रिएंट्स और O2 देती रहती हैं सेल्स को, और वहां से CO2 और मेटाबोलाइट्स वो इस वेन्स में कलेक्ट होते रहते हैं। ये पूरी जगह पे ऐसे फिल्ट्रेशन चलता रहेगा, वो सॉरी मूवमेंट आपस में चलता रहेगा। यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। इस फिल्ट्रेशन में जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स थे, जितना भी बाहर निकालने का मटेरियल है, वो सारा नेफ्रॉन के अंदर चला गया, और वो फिल्ट्रेटेड ब्लड आगे चला गया। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेट इसमें चला गया, और फिल्ट्रेटेड ब्लड आगे घूम गया, और आगे ये अपना फिर वही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा। तो जो फिल्ट्रेट इसके अंदर आया था, ये नेफ्रॉन बहुत लंबे लंबे होते हैं। जैसे बॉडी की मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, ऐसे ही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी होती है, और ये नेफ्रॉन्स में ये सब प्रोसेस चलता रहता है। तो ये ब्लड की फिल्ट्रेशन चलती रहती है, और उसके वेस्ट पार्टिकल्स अपना नेफ्रॉन में चलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल्स का दोबारा से ब्लड में मिक्सिंग हो जाती है, और कुछ की ब्लड से इसके अंदर आ जाते हैं, नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। फाइनली ये कलेक्ट होते रहते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, और ऐसे ये यूरिन बनता रहता है और यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता रहेगा। ये डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। हाँ, यहाँ से ये देख लीजिए बस, यूरिन में 96% होता है वाटर, बाकी में 1.5% साल्ट्स जो फिल्टर्ड ब्लड से आए, ब्लड की फिल्ट्रेशन से आए, और मेनली है उसमें सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड, जैसे अगर किसी को बीपी होता है तो कहते हैं सबसे पहले उसका भाई नमक बंद कर दो। नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम आता है। अगर यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो ये सोडियम बाहर निकल रहा है, क्लोराइड भी बाहर निकल रहा है उसके साथ साथ, बट सोडियम निकल रहा है। हम मेन फोकस सोडियम पे कर रहे हैं। तो इस सोडियम को बाहर निकालने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होगा। यहाँ पे खूब सारा पानी अगर बाहर निकल रहा है तो उस ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। ब्लड जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा। जितना ब्लड यहाँ से आया था उसका ज्यादा फिल्ट्रेशन होके उधर चला गया, इसमें वाटर भी जा रहा है, साल्ट्स भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से ब्लड का अमाउंट कम होगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, वो ब्लड प्रेशर कम करेगा। साथ ही साथ जो ये सोडियम बाहर निकल रहा है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होगा। यूरिया मेक्स अप टू 2%, तो 2% लगभग यूरिया है, 1.5% लगभग साल्ट्स हैं, और लगभग 96% उसमें वाटर होता है, और डिफरेंट केमिकल्स हैं बाकी के। तो लगभग 1.5 लीटर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड डेली। डेली लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनता है। अब अगर इससे कम बन रहा है तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा अगर बन रहा है तो हमारे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो वो भी रेगुलेशन करना ज़रूरी है। तो उस टाइम हमें इनटेक इंक्रीज करना चाहिए। ये उसका ओवरऑल ये दिखा दिया, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर। ये चीज़ देखिए, ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ, ये योगा का इफेक्ट आएगा इस पे। फिर ये ऊपर किडनी थी, वो यूरेटर था, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो रहा है। ये मसल्स हैं, डिट्रसल मसल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जगह पे है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल है। ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, हम चाह के इसको बंद नहीं कर सकते, चाह के भी इसको खोल नहीं सकते। तो यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन यहाँ तक अपने आप आता रहेगा, अपने आप जब ये खुलेगा आ जाएगा, बंद होगा तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये हमारे कंट्रोल से बाहर है।
यहाँ पे है ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये हमारे कंट्रोल में है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग हमारे कंट्रोल में है, हम जब तक चाह के इसको कंट्रोल कर लेते हैं, और जब ये बिल्कुल फिल्ड होता है तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अपने आप यूरिनेशन हो जाएगा। बट ये हमारे कंट्रोल में है, और हम योगा की डिफरेंट एक्सरसाइजेज से या डिफरेंट आसन से हम इस इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हैं। इसके ऊपर तो हम उस यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ये फीमेल सिस्टम में यहाँ ये ओरिफाइस है, ये मेल सिस्टम में ये पेनिस है, उसके साथ साथ ये चल रहा है, और ये बाहर उसकी ओपनिंग, बाहर उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। सर, जी, ब्लैडर के फटने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और कितना सिवियर हो सकता है ये इशू? थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज, क्या बोले? ब्लैडर के फटने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं और ये इशू कितना सिवियर हो सकता है? ब्लैडर के फटने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं, क्योंकि उससे पहले ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे और ये अपना मटेरियल बाहर निकाल देगा। और जब इसका मटेरियल, जो भी इसके अंदर कंटेंट है ब्लैडर में, यूरिन, जब ये इसको बाहर निकाल देगा तो ये फटेगा ही नहीं। ये कब फटेगा? जब ये यहाँ पे बंद हो गया और इसका मटेरियल यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, यूरेथ्रा में नहीं जा रहा है। तो यूरेथ्रा का जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो इसलिए जब कंट्रोल में नहीं है तो ये बंद ही नहीं रह सकता, ये ऑटोमेटिक ओपन होना है। बाई चांस मान लो कि ये बंद हो गया और फिर यहाँ से ऊपर से चीजें आ रही हैं, मान लो ये एक बैलून है, बैलून में ये दो पाइप आ रही हैं जिनके यूरिन आ रहा है, और इसका बाहर नहीं निकलता है यूरिन, तभी फटेगा। तो तब फटने के लिए ये मसल्स हैं इसके चारों तरफ, ये मसल्स रप्चर होंगी तब जाके ब्लैडर फटेगा। तो ये मसल्स इतनी वीक नहीं होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। और ये देखिए कि आप कितना भी चाह के, कितनी भी कोशिश करके उसको रोकने की कोशिश करें, यूरिन को, यूरिनेशन मतलब हम यूरिनेशन ना करें, कि उस यूरिन को रोकें, कितनी भी चाह के कोशिश कर लें, कि फाइनल एक स्टेप आएगा, एक मोमेंट आएगा कि आपको यूरिनेशन करना ही पड़ेगा, इस स्फिंक्टर को ओपन करना ही पड़ेगा। जैसे आप सांस रोकते हैं, कितनी भी चाह के कोशिश कर लें आप, सांस रोकने के प्रोसेस से आप सुसाइड नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लें, फाइनल स्टेप पे आके आपको रेस्पिरेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि फाइनल स्टेप पे जाके ये यूरिनेशन हो ही जाएगा। अगर किसी वजह से मान लो बॉडी में डिसऑर्डर है, फिर भी इसकी कैपेसिटी खूब है, इसमें इलास्टिसिटी है, ये मसल्स फैलती हैं, और अकेला ये ब्लैडर तो है नहीं, यहाँ के आसपास और भी ऑर्गन्स हैं, वो भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो इसको इजीली फटने नहीं देंगे। फाइन। पर अगर कोई कंटिन्यूअसली होल्ड करता आ रहा है और तो होल्डिंग कैपेसिटी या पावर कम हो जाएगी, उसके बाद भी तो चांसेस होते होंगे, मतलब ओवर द टाइम। कितनी होल्डिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी, नो डाउट। इवन की योगा और प्राणायाम से भी होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये होल्डिंग कैपेसिटी आपकी डिपेंड करती है इस स्फिंक्टर के ओपन होने पे। अगर स्फिंक्टर ओपन हुआ, यहाँ पे ब्लड आ गया, फिर आपको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इस स्फिंक्टर को क्लोज करते रहता है, मान लो ये स्फिंक्टर, और यहाँ पे यूरिन होल्ड रहता है, फिर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये मसल्स हैं। ये मान लो एक 5 लीटर का बैलून है, आप उसको फुला के 6 लीटर 7 लीटर तक कर सकते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना बढ़ा, 1 लीटर 2 लीटर तक भी बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जगह ही कम है, मान लो यहाँ पे ये 500 ml है, अब आप इसको बढ़ा के 600 ml ही तो कर पाएंगे, 700 कर पाएंगे, लीटर्स में नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे ये ज्यादा है तो आप लीटर्स में इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो चीज ज्यादा है उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी,
जिसका एरिया ही कम है तो उसका एरिया कैपेसिटी भी कम होगी। तो इस स्फिंक्टर को क्लोज रखने से आप इसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये है ही ज्यादा। बट यहाँ पे आने के बाद आप इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाते, यहाँ पे ये लिमिट है। तो इसमें अगर यूरिन आ रहा है, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ज्यादा देर तक क्लोज नहीं रख सकते। फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ एक्सटेंट तक इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बट वो कैपेसिटी ओवरऑल ब्लैडर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इस यूरेथ्रा की कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं सर, मेरी मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए किसी को, या फिर मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर अब जैसे मेल्स और फीमेल्स का ही फर्क आप समझ लीजिए हाँ कि फीमेल्स अगर बाहर आउटडोर जा रही हैं तो हाँ, सबको पता है कि फैसिलिटी इतनी होती नहीं है। राइट राइट। तो वो चाहो ना चाहो वो कंट्रोल लेडीज को करना ही पड़ता है। तो राइट। उस केस में ओवर द पीरियड प्रॉब्लम तो ये बढ़ जाती है ना, कि कंट्रोल ज्यादा करती हैं, उसके बाद चीजें कमजोर होने के बाद ये इशू बढ़ नहीं जाता, यस। एक आफ्टर डिलीवरी भी। हाँ, ये बात सही है। ओवर द पीरियड आप अगर मतलब कंट्रोल कर होल्ड करते हैं, हम्म। उस होल्डिंग से कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, उस पॉइंट को छोड़ के बॉडी में हम्म। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि करेक्ट, यही मैं हाँ पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ, बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि इन मसल्स पे जो इफेक्ट कंटिन्यूअसली इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। होल्डिंग हम्म। कैपेसिटी इंक्रीज करना योगा का पार्ट है, बट यहाँ पे मैनुअली होल्ड करने से इन मसल्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर बॉडी में डिसऑर्डर कोज करेगा। और बच्चों में देखा होगा आपने खासकर कि बच्चे खेल में इतना मस्त रहते हैं और वो होल्ड किए रहते हैं, और उसके होल्ड करने से थोड़े टाइम बाद उसके एब्डोमिन के जो पेट का जो निचला हिस्सा है वहां पे बहुत बार वो पेन बताते हैं। वो पेन इन मसल्स की वजह से। तो होल्ड नहीं करना हम्म। चाहिए, वो मजबूरी में करना पड़ता है, एक सेपरेट इशू है, बट होल्ड करने से प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। हम्म। ये उसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहती है यूरिनरी सिस्टम में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब मैंने बताया था इन्फ्लामेशन, जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है अगर उसमें इन्फ्लामेशन होती है तो ये सब प्रॉब्लम आती है। उसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और उसके साथ साथ हेडेक होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फेशियल या पेरियोर्बिटल इडीमा, इडीमा मतलब डिपोजिशन, फ्लूइड का डिपोजिशन, लेथार्जिक हो जाएगा बंदा, लो ग्रेड फीवर भी होगा, वेट गेन होगा, और यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आएगा, आरबीसी ज़्यादा आएंगे, यूरिन का अमाउंट ही कम हो जाएगा, और डिसयूरिया मतलब उसको पेनफुल यूरिनेशन होगा अगर इसकी इन्फ्लामेशन होती है तो, है ना। तो इसलिए इसमें हमने इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट रखना है, इसकी फिल्ट्रेशन को भी रेगुलेट करना है, और डिफरेंट जो बॉडी का जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है उस फिल्ट्रेशन को भी रेगुलेट करना है। तो इस ये सब चीज़ें हम योगा से रेगुलेट कर सकते हैं। अब सीधे हम योगा वाले पार्ट पे अगर जाते हैं, इसमें सब चीज़ें योगा के साथ एसोसिएटेड हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और उस रिमूवल में जो भी हैं, चाहे अल्कोहल हैं, चाहे डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वट जो भी बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है। वेस्ट, ये वेस्ट किसका होता है, या तो सेलुलर रेस्पिरेशन का, डाइजेशन ऑफ फूड से, और सेलुलर एक्टिविटीज से। सेलुलर एक्टिविटीज से डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनेंगे, वो सारे बाहर निकालने हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन से वो सेल्स ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन कर रही हैं तो CO2 छोड़ रही हैं, तो वो CO2 भी कभी बाहर निकालना है, डाइजेस्टेड फूड को भी बाहर निकालना है। तो ये सारे हमारे वेस्ट हैं जिनको बाहर निकालना है। और इनको बाहर निकालने में जो जो भी ऑर्गन्स और सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम उसी को दोबारा से बता दिया है। ये सब चीज़ें हम इसमें आती हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके अलावा फर्दर
आइज, नोज, ईयर, ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनते हैं। कैसे? आइज से हम डर्ट या अदर अनवांटेड मटेरियल बाहर निकालते हैं टीयर की फॉर्म में। जैसे मान लो किसी जगह पे धुआं है या कुछ और चीज़ें हैं, अपनी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। वो आइज पे जो उसकी वजह से जो केमिकल गिरा, एक्सपोजर हो रहा है आइज का, या डस्ट पार्टिकल है, डर्ट है, वो जो जो भी चीज़ें हैं, तो आइज अपने आप को क्लीन आउट करने के लिए उस जगह से भी टीयर्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही नोज, कई बार देखा होगा कि कुछ भी बाहर पोल्यूशन में भी रनिंग नोज होती है, तो वो उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो वो जो पार्टिकल्स नोज में जा रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी, तो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है। और डिफरेंट इवन की जैसे लंग्स के थ्रू जो एल्कोहल निकल रहा था या अदर बॉडी के जो भी पार्टिकल्स हैं। ईयर में वैक्स इसीलिए बनता है टू when dirt or grime does goes into the ear canal, ईयर कैनाल में जब चीज़ें जाती हैं तो वो ग्लैंड्स इनको कलेक्ट करके और वैक्स में कन्वर्ट करके बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो हम ईयर से उसको वैक्स को निकालते हैं। और मतलब हमें मैन्युअली ये वैक्स बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये अंदर जर्म्स को, डिफरेंट वैक्स इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, डिफरेंट बैक्टीरियाज को या डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स को ईयर के अंदर जाके रोकता है। तो अपने मैनुअली नहीं निकालना चाहिए, बट ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया है। तो ये तीन भी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये उसका वही पार्ट, ये पहले भी हम ये सब देख चुके हैं। तो अदर सब्सटेंसेस, जितना भी सेल मेटाबॉलिज्म है, वाटर वेपर हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं लाइक अल्कोहल, वो सब इसके अंदर आएंगे और ये बाहर निकलेगा, वो इसलिए सांस में पता चल जाती चीज़ें। ये आसन हैं जो इसको मेंटेन करने में काम आते हैं। ये आसनाज हो गए। इंक्रीज लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चला जाता है। लंग देयर बाय ऑप्टिमम एक्सक्रीशन ऑफ अनवांटेड गैसेस, तो अनवांटेड गैसेस का ऑप्टिमम एक्सक्रीशन भी होगा। लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ये उसमें और दे रखे हैं, CO2 फिल्ट्रेशन फास्ट होगी। तो आप इसमें स्लाइड में से ये सब जो जो भी आसन हैं, प्राणायाम हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं। और कैसे होगा? जैसे ये इंटरकोस्टल मसल्स को लचीला बना देगा। जो हमारे रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ये डायफ्राम, ये है ना वेस्कुलर स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम नीचे जिसके ऊपर वो लंग्स टिके होते हैं, ये ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो इस सारे प्रोसेस से लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और उस यहाँ तक की बात आ गई आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लंग कैपेसिटी इंक्रीज होने से उनका फिल्ट्रेशन, फास्ट ऑप्टिमम एक्सक्रीशन होगा। तो ये आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। यहाँ तक लंग कैपेसिटी तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में छोड़ सकते हैं आप। फिर लंग कैपेसिटी इंक्रीज होने से उसका एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगा, तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये सब होगा तो रिमूवल ऑफ CO2 भी ज़्यादा होगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। ये वही शुद्धि क्रिया, ये कपालभाति। CO2 परसेंटेज इन ब्लड स्टिमुलेट्स द एक्सेलरेशन थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, तो एक्सक्रीशन फास्ट होगा। तो ये सब चीज़ें उसके साथ जोड़ रखी हैं। आप आराम से पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका योगा वाला ही पार्ट है। लीवर फंक्शन पता ही है, वो जितने भी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। बाइल का प्रोडक्शन होता है, वो सब जाके वो बाइल गाल ब्लैडर में जाके और अपना फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उन सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना, जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंजाइम्स होती हैं बॉडी में, उनका मेजर सोर्स है लीवर। तो लीवर मैक्सिमम टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, इवन कि एल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है। अब जैसे कहते हैं ना कि किसी को शराब छुड़ाने की दवाई देनी है कि वो नहीं पीता, फाइनली क्या होता है कि लीवर में जाके एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होना है, एल्कोहल टूटता है वहां पे।
तो जिस एंजाइम से अल्कोहल टूटता है उस एंजाइम को रोक देते हैं उन दवाइयों से। उस एंजाइम को रोक दिया तो क्या होगा, अल्कोहल टूटेगा ही नहीं। तो अल्कोहल नहीं टूटेगा तो फिर डिफरेंट चीजें होंगी, जैसे बिल्कुल फेस लाल हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, पूरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो उसको जो प्लेजर फील होना था उस प्लेजर की को ना फील करके उसका डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। उस प्रॉब्लम की वजह से वो फाइनल आगे मतलब थोड़े टाइम में अल्कोहल कंजम्पशन रोक देता है। तो ये सब चीजें अपने लीवर में है। लीवर ही रिमूव सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स, अल्कोहल्स एंड सर्टेन टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड एंड अदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो ब्लड में मिक्स होके आ रहे हैं उन सबको लीवर ही मेन सोर्स है। एक्सक्रीट्स बाइल, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ फॉर्म्स यूरिया, एक्सेस अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स का पार्ट हैं। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं असेंशियल जो हम फूड में लेते हैं, कुछ होते हैं नॉन असेंशियल जो बॉडी अपने आप बनाती रहती है। तो ये सब करके अपनी बॉडी को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। जितनी बॉडी बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि जो भी एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, पनीर खाते हैं या डिफरेंट प्रोटीन के जो आते हैं मार्केटेड फॉर्मुलेशंस वो लेते हैं दूध में मिला के या अलग तरीके से। तो वो जो भी एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं उनका ब्रेक डाउन होगा और उससे अमोनिया बनेगा। अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, वो फर्दर उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में और ये यूरिया अपना यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो यूरिया कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है उससे भी पता चलता है, मतलब जो यूरिन के डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसकी पीएच कितनी है, उसके डिफरेंट जो भी केमिकल टेस्ट करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उससे पता चलता है कि बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है। ये लीवर के डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप आराम से पढ़ेंगे भी तो भी समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने वाली बात नहीं है कुछ। स्किन एक्सेस वाटर को, यूरिया को, हीट को एक्सक्रीट आउट करता है और कैसे कैसे रेगुलेट करता है। ये स्किन एक तो सेंसेशन का काम करता है, जो आगे चल के भी आपके वो ज्ञानेंद्रियां वाला कुछ टॉपिक आता है। तो सेंसरी ऑर्गन है, थर्मो रेगुलेशन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस प्रोटेक्शन वाले पार्ट को हमने इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व किया था। ये वाला पार्ट है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, वाटर को, यूरिया को, हीट को एक्सक्रीट आउट करता है स्वेटिंग की फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन होता रहता है, साथ में सिंथेसिस एंड सप्लाई ऑफ विटामिन डी। हम कहते हैं धूप में खड़े रहो, स्किन के थ्रू विटामिन मतलब धूप मिलेगी और उससे विटामिन डी प्रोडक्शन होगा। ये सब उसका डेप्थ में है थोड़ा सा। 2 मिलियन स्वेट, उतनी सारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। और ये आसन जितने भी हैं वो थ्रू रिलैक्सेशन ऑफ एफर्ट्स रिड्यूसेस बिल्डिंग अप ऑफ हीट, देयर बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम स्किन। तो योगा या डिफरेंट आसन हम करते हैं उस प्रैक्टिस से बॉडी को रिलैक्स रखता है और उससे एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो ये योगा का इफेक्ट आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू स्किन। आसन जो भी हैं डिफरेंट आसन प्रैक्टिसेस इंप्रूव पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन। पेरिफेरल मतलब जो स्किन के अंदर जो अपनी ब्लड सर्कुलेशन है, जो स्किन की सेल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो इंप्रूव होता है। उसके इंप्रूव होने से मेंटेन द हेल्थ ऑफ द स्किन, स्किन अच्छी रहेगी आपकी। स्किन अच्छी रहेगी तो स्किन का एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा रहेगा और साथ में इसको प्रिवेंट करता है एक्सेस वाटर लॉस को, तो बॉडी का अंदर वाटर का लेवल बना रहेगा। आपका ये हो मतलब मैंने आपके सिलेबस में भी देखा था, वहां भी आपके ये हथयोग ग्रंथ इसमें मेंशन्ड है कि लोअर टाइप ऑफ प्राणायाम स्टिमुलेट्स और कॉज स्वेटिंग। तो ये आप उसके साथ रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन के मेन 4 फंक्शंस हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, इनका रीअब्जॉर्प्शन करता है। फॉर्मेशन एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फेसेस, जो भी फीकल मटेरियल है उसकी फॉर्मेशन होती है और टेम्परेरीली यहाँ पे स्टोरेज होता है। अगर ये स्टोरेज इंक्रीज होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, अगर टाइम से इसका रिमूवल होता रहता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। तो उसके रिमूवल के लिए इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, उस मूवमेंट को हमें इंक्रीज करना होता है।
अगर वो मूवमेंट नॉर्मली ठीक है तो नो प्रॉब्लम। अदरवाइज हमें योगा के डिफरेंट आसन हैं या प्राणायाम है, अदर फिजिकल एक्टिविटीज से हम इस लार्ज इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। जैसे आप एक लंबी पाइप समझिए और उस पाइप को ऊपर से पकड़िए और उसको ऐसे निचोड़ते हुए नीचे लेके जाते हैं, तो वो पेरिस्टालसिस एक तरीके से, कि ऊपर से वो चीज घूमती घूमती ऐसे नीचे नीचे की तरफ जाती रहती है। उस पेरिस्टालसिस को हम योगा के थ्रू इंक्रीज करते हैं और इस स्टोरेज को, फीकल मटेरियल जो स्टोर था वो एक्सक्रीट आउट होता है। दूसरा ये मेंटेन ए रेजिडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओवर 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर हैं, वहाँ पे रहते हैं। आपने जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनका एक साइड इफेक्ट होता है मेन, डायरिया। उसका डायरिया साइड इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि उन एंटीबायोटिक्स से, एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरिया को मारती हैं, उन एंटीबायोटिक्स से जो ये यूजफुल बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये भी मर जाते हैं। और इनके मरने से जो इनका फंक्शन था बॉडी में वो खत्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से डायरिया एक साइड इफेक्ट आता है। तो इनको हमने प्रिवेंट करके रखना होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से कभी नहीं लेनी चाहिए, उनकी डोज ड्यूरेशन बिल्कुल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, उनकी सजेशन से ही लेना चाहिए। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ इनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका फर्मेंटेशन भी करते हैं। और आपने देखा होगा कि अपने फीकल मटेरियल में, फेसिस में बहुत बार बहुत गंदी स्मेल आती है। मतलब उनकी स्मेल डिपेंड करती है कि फर्मेंटेशन कितना हुआ, और उसकी वजह से कौन से न्यूट्री मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं। यह अपने डाइट पे भी डिपेंड करती है वो स्मेल, और इस फर्मेंटेशन पे तो करती ही करती है। ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B1, B2, B12 एक्सेट्रा, वो रीएब्जॉर्प्शन होता है इनका। फिर ये आसन है, क्रिया है, मुद्रा है, प्राणायाम है, जो इन पेरिस्टालसिस को या उस लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। उसकी वजह से ये अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का नॉर्मल जो प्रोसेसिंग है वो रहती है। ये तो आज नेगेटिव एंड ये जो आसन हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ये एब्डोमिनल कैविटी प्रेशर की वजह से आगे का जो पेरिस्टालसिस है वो मेंटेन होती है ना। ये आप आराम से पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। ये क्या कहता है? रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन इन दिस एरिया। उस मोमेंट से उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगी, और ब्लड सर्कुलेशन जितनी होगी उतना ही वहाँ से जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मिक्स होते रहेंगे। अगर ब्लड, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई खाते ही सोना नहीं चाहिए, और बहुत ये भी कहते हैं कि खा के थोड़ी देर के लिए वॉक भी लेनी चाहिए। अब ये ना सोना या थोड़ा सा वॉक लेना, हम उसके थ्रू क्या करते हैं? इस ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। बहुत ज्यादा भी वॉक नहीं लेनी चाहिए, रिगरस वीक वॉक नहीं लेनी चाहिए खाने के बाद, क्योंकि फिर ये ब्लड सर्कुलेशन इस एरिया की बजाय बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। हमें ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे चाहिए है उस टाइम पे। दिस आल्सो गिव्स गुड मसाज टू द इंटरकोस्टल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट होती है और ये सब फंक्शनिंग ठीक से रहती है। ऐसे ही डिफरेंट क्रियाज हैं इंटेस्टाइन की फंक्शन को इंप्रूव करती हैं। आल्सो रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, इनके बैलेंस को मेंटेन करती हैं। ये एक मुद्रा है, अश्विनी मुद्रा, आपने उसके बारे में ज्यादा पता होगा। ये एनल स्फिंक्टर को की टोन को मेंटेन करती हैं। एनल स्फिंक्टर से फिर एनस के थ्रू अपना फीकल मटेरियल बाहर निकलता है, तो उस स्फिंक्टर की टोन को रेगुलेट करती है ये मुद्रा। फिर ऐसे ही प्राणायाम है, ये डिफरेंट प्राणायाम प्रैक्टिसेस इंप्रूव करते हैं। इसको हटा, ये जाएगा नीचे का, तो लास्ट लाइन में आपको दिखेगी। हाँ, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फेसिस एंड यूरिन, ये जो डिफरेंट प्राणायाम है।
इसका फीसिस का अमाउंट रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि डाइजेशन मोर प्रॉपर होना, यानी कि कम डाइट से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा चलता रहेगा। जितना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा उतना ही फीकल मटेरियल कम निकलेगा, और फीकल मटेरियल कम निकला, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो आपकी डाइट इनटेक कम हो जाती है। इस तरीके से प्राणायाम इस डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटिव सिस्टम में इस एंगल से भी हेल्पफुल होते हैं। तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं क्योंकि बच गए हैं, आपके नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होता होगा। मेरे को अचानक से ध्यान गया, या कंटिन्यू रखें, नेक्स्ट क्लास तो नहीं अभी आपकी? पता नहीं सर, अभी तो बताया नहीं कुछ। तो अब अभी कंटिन्यू करें या इसको यहीं स्टॉप कर लें, नेक्स्ट क्लास में करें फिर? नहीं सर, नेक्स्ट में करेंगे बस। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट में करते हैं।